सुनो बेटा आप ध्यान से, ठीक है। राइट, जाना तो नहीं है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर अपना फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और पहला यूनिट, और उसके साथ आता है तुम्हारा मशीन्स वाला पार्ट, ठीक है। सबसे पहले बच्चे फोर्स वाले में तुम्हारे पास क्या आता है बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या आता है बच्चे इसमें, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। वो भी बंदी कर ले बच्चे, एक और लाइट बंद। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बच्चे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, करिए करिए एक बार, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जलाओ, एक और जलाओ, बस अभी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय विच बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको 2, 3, 4 फोर्सेस गिवन हो, है ना, अगर आपकी नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन हो और सारी फोर्सेस क्या हो, इक्वल हो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सारी फोर्सेस क्या है, इक्वल, ठीक है बच्चे। दूसरी चीज, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो, सारे इक्वल, मोमेंट ऑफ फोर्स सारे क्या हो, इक्वल हो, तो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां फोर्स आपको क्या लगानी पड़ेगी, कम। समझ आ गई, इज इट क्लियर। अगर सबके मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर है तो फोर्स कहां लगाओगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मिनिमम पे, मैक्सिमम पे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, क्या एक फोर्स बॉडी को टर्न करती है, नहीं, कितनी होती है, 2। दूसरी फोर्स होती है रिएक्शन फोर्स, जो कि कहां लगती है, उसके पाइवट पॉइंट पे, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, 0, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज को घूमना आसान करना है तो 2 पैरेलल फोर्सेस लगाओ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इनको कपल बोलना है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या बन गई बच्चे, दोनों फोर्सेस कपल। और अगर आप मोमेंट ऑफ कपल करो तो वो कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वर्ड परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद तुम्हारे पास आता है इसी के अंदर आपके यूनिट्स, न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अगर कहीं मास गिवन है मान लो 50 ग्राम, तो इसका वेट कितना होगा, 50 ग्राम फोर्स। स्केल पे हमेशा क्या लगता है, वेट लगता है। इवन अगर कह रखा है ना अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हैंगिंग, तो उसको कर दो 20 ग्राम फोर्स, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होगी, वेट होगी, ठीक। क्लियर है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर रॉड, स्क्वायर, इन सब की बच्चे ज्योमेट्रिक एक्सिस है जो डायगोनल वाली है उस पे होगी, सिलेंडर की ज्योमेट्रिक एक्सिस पे होगी, हॉलो कोन की होगी h/3, सॉलिड कोन h/4, कहां से, बेस से, वो बड़े वाला एरिया, चौड़े वाले एरिया से। वर्टेक्स से हो जाएगी, हॉलो की हो जाएगी 2h/3 और सॉलिड की हो जाएगी 3h/4। सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहती है, सेंटर में, जहां पे कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, ठीक है। रिंग को खाली रखो चाहे रिंग को भर दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहना है, सेम। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, दूसरा शेप ऑफ द बॉडी, साइज छोड़ दो, दूसरा शेप ऑफ द बॉडी, किस पे, शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करोगे तो उस पे नेट मूवमेंट कितना आएगा, 0। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर, क्या हो जाएंगे, बराबर। आगे अगर एक स्केल आपका 50 के सिवाय कहीं भी और क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है,
विदाउट सस्पेंडिंग एनी वेट, इसका मतलब ये स्केल आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, और यहां पे इसकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर का मास और इधर का मास दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अब मुझे बताओ 0 से 50 ज्यादा होगा या 50 to 100 ज्यादा होगा, 0 से 50 का वजन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स पूछे तो कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपिटल, धागे में टेंशन, प्लैनेट में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इससे एक ऑपोजिट फोर्स हम मानते हैं उसको फ्रिक्शन फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल। क्या दोनों एक्शन रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि दोनों क्या लग रही है, एक ही बॉडी पे। एक्शन रिएक्शन किस पे लगता है, दो डिफरेंट बॉडीज पे। समझ आ गई। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज, और डायरेक्शन क्या होता है बच्चे, टेंजेंशियल टू द कर्व्ड पाथ। क्या होता है बच्चे, टेंजेंशियल टू द कर्व्ड पाथ। ओके, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, नहीं, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेरिएबल। वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन की, 0, लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या करता है, चेंज। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा होता है बच्चे टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होता है बच्चे, टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स होती है कौन सी, सेंट्रिपिटल, ये भी होती है टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पूछ ले कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर क्यों है, तो आप बोलोगे सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रीजन फॉर एक्सेलरेशन बीइंग टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स टेंड्स टू टेक द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। मैरी गो राउंड के अंदर जो खड़ा है उसको दो फोर्सेस दिखेंगी, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जिस वजह से उसके सामने वाली बॉडी हमेशा किस पे रहेगी, रेस्ट पे। जो बाहर है उसको सिर्फ एक फोर्स दिखे देगी, वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चे, देखो इस पे मैं सिर्फ तुम्हें थियोरेटिकल पार्ट करा रहा हूं, इस पे बेस तुम्हारे क्वेश्चंस अपन 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं ना, कहीं से कोई भी क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट इनसे बन के आ सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर, जिसमें वर्क का फॉर्मूला है बच्चे एफ एस कॉस थीटा। अगर एफ और एस सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और कॉस 0 क्या है, 1। लेकिन फॉर्मूला फिर भी आपका वर्क डन का हमेशा सही फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कितनी डायरेक्शंस होती हैं, दो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मीटर स्केल के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, करने हैं वो क्वेश्चन। वर्क स्केलर है, वर्क स्केलर इसलिए क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है बच्चे, अब वर्क डन 0 के कई सारे केस है, एफ 0 हो जाए, एस 0 हो जाए, कॉस थीटा 0 हो जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। कोहली अपने सिर पे वजन लेके जब आगे चल रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या है, 0, लेकिन वर्क कर रहा है टू ओवरकम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब वो वेट ऊपर की तरफ उठा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है और वो उसको क्या लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, आप स्टेयर से जा रहे हो, आप चाहे लिफ्ट से जा रहे हो, आपको कोई ऊपर फेंक रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। वर्क डन डिफरेंट किस वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से होगा बच्चे, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे वर्क डन क्या था, ज्यादा, डायरेक्ट ऊपर जा रहे थे वर्क डन क्या था, कम। क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे क्या फेस करना पड़ेगा, फ्रिक्शन। अगर तुम्हें कह दे कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है तो वर्क डन क्या रहेगा, दोनों केसेस में सेम रहेगा। क्या रहेगा, वर्क डन दोनों केसेस में सेम रहेगा। समझ आ गई। ओके, एक वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, बॉय और गर्ल, गर्ल इतने स्टेप जा रही है, बॉय इतने स्टेप जा रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर वर्क अपॉन टाइम। पावर इज ऑल्सो विच क्वांटिटी, स्केलर। पावर, अच्छा वर्क के यूनिट क्या क्या थे बेटा आपके पास, जूल्स, और क्या यूनिट थे बच्चे, अर्ज। एक जूल में कितने अर्ज होते हैं, 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है, पावर का यूनिट आता है बच्चे आपके पास वॉट, एक यूनिट आता है किलोवाट, और एक यूनिट होता है आपके पास हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब
746 वॉट इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। कई बार आंसर पूछ लेते हैं हॉर्स पावर में, ठीक है। ये मैकेनिकल पावर है, एक मशीन का पावर किससे मेजर करते हो आप? हॉर्स पावर में। तो जो भी आंसर आपको वॉट में आया है आप उसको क्या करो? डिवाइड करो। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 746 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि हॉर्स पावर पावर की यूनिट है और जूल आपकी किसकी यूनिट है? वर्क की या फिर एनर्जी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? पावर और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली? इनवर्सली। जो टाइम कम लेगा उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा। जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी पावर क्या होगी? कम। ठीक है बेटा, ओके। अगर गर्ल और बॉय कोई डिस्टेंस जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, है ना, सीधे चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, उनके वेट को चेक करना है। जिसका वेट ज्यादा है उसको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? एक तरह से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका वर्क डन होगा अपनी बॉडी को वहां से क्या करना? मूव करवाना। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? दिक्कत कोई? एनर्जी सेम एज वर्क, यूनिट क्या रहेगा? जूल। अब इसके और यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट आर, बट बेस्ट यूनिट क्या है? किलो वॉट आर। ठीक है, अगर एनर्जी जूल में निकाल रहे हो तो टाइम हमेशा किस में लेना पड़ेगा आपको? सेकंड्स में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट है। ये कमर्शियल यूनिट भी है। आपका मीटर जो लगा है वो कौन सा मीटर लगा है? KWH मीटर लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, एनर्जी के और यूनिट्स भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बच्चे एटॉमिक लेवल की एनर्जी है, बिल्कुल नीचे जाके, है ना। अब ऐसे ही आपको पता है कि अगर एक AMU को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻, मेगा अकेला 6 से बच्चे, माइनस नहीं। मेगा मतलब 6, सिंपल। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा। मिली होता ना फिर -3, माइक्रो होता तो -6 करते थे। ठीक है, मेगा है तो इसको डायरेक्ट, सही बोल रहा हूं ना? हाँ सही है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931 से पहले, और मेगा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻6 से मल्टीप्लाई। इतने आपके पास क्या आएंगे? जूल्स आ रहे हैं। ठीक है, उल्टा भी आ सकता है, पूछा जा सकता है 1 जूल इक्वल्स टू, तो वो आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस का, तो बाकी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ओके। एक हीट का भी यूनिट होता है, कौन सा बच्चे? जूल। और एक यूनिट क्या होता है? कैलोरी। 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरीज, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। ये किसके यूनिट है? हीट के यूनिट। किसके यूनिट्स हैं? हीट के यूनिट। अब बात करते हैं बच्चे एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। बेटा 100%, देखो कभी इस क्वेश्चन ने धोखा नहीं दिया, हमेशा ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, किसी भी जगह काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या रहेगा? सेम। ऊपर पोटेंशियल x है तो काइनेटिक होगी 0, नीचे काइनेटिक x होगी, पोटेंशियल क्या होगी? 0। हाफ पॉइंट पे पोटेंशियल होगी x/2, काइनेटिक होगी x/2 बच्चे, x/2। ठीक है, क्लियर है? ओके। अगर आप किसी ऐसी हाइट पे हो जहां आपकी जो हाइट है ये 2/3 हो गई, 2/3 हो गई, तो पोटेंशियल कितनी होगी? बोलो। पोटेंशियल 2x/3, और काइनेटिक कितनी रह गई? 1x/3। अगर आप हो 1/3 पे तो पोटेंशियल कितनी होगी बच्चे? x/3, और काइनेटिक कितनी होगी? 2/3x। हमेशा जो एडिशन है दोनों की क्या रहनी चाहिए? सेम। देखो x+0 x, 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 और ये भी x। ठीक है, अगर हाइट गिवन है
तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस, कैसे? mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m से m तो क्या हो जाना है? कैंसिल, तो v स्क्वायर सीधा आ जाना है √2gh। अच्छा, कई बार ये गिवन होता है कि ओनली 60% ऑफ, मान लो कुछ भी है, ओनली 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल, तो वो ऐसे बनेगा 60 इंटू हाफ mv स्क्वायर, सॉरी बाय 100 इक्वल्स टू mgh। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, कई बार ये होता है भी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज नहीं हुई है, ठीक है। जब ऊपर से वाटरफॉल नीचे की तरफ गिरेगा, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी बच्चे? काइनेटिक में, और काइनेटिक से किस में चेंज हो जाएगी बेटा? नीचे लगते ही हीट में। तो mgh किसके बराबर होगा? हाफ mv स्क्वायर। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इनको बराबर कर दो, और अगर टेम्परेचर निकालना है तो क्या कर दोगे? mgh इक्वल्स टू mc डेल्टा t। mgh इक्वल्स टू mc डेल्टा t। वाटरफॉल जब नीचे गिरता है तो उसका टेम्परेचर क्या करता है? राइज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रास्ते में किसमें चेंज हो गई? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की होती है? दो, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे तो वो वाइब्रेशनल भी होगी ना, वो काइनेटिक थी, सॉरी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल। काइनेटिक में बच्चे ट्रांसलेशन हो गई, सर्कुलर हो गई, वाइब्रेशन, जितने मोशन है उतनी टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जब वो को पीछे खींचा आपने तो काइनेटिक को क्या बना दिया? पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? जितनी ऊपर एरो जाएगी तो काइनेटिक किसमें चेंज होती जा रही है? पोटेंशियल में। जहां वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो हुई वहां सारी किसमें चेंज हो गई? पोटेंशियल में। काइनेटिक क्या हो गई? जीरो। फिर तुम्हारी बुक के अंदर या तुम्हें कहीं से भी एनर्जी कन्वर्जन का मिलता है तो ध्यान रखना, दो बता रहा हूं, डीसी मोटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एसी जनरेटर, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक। बोलने के पैसे लगते हैं, बोलो। एसी जनरेटर, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड, माइक्रोफोन माइक साउंड टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, थर्मोकपल हीट टू इलेक्ट्रिकल, फोटोग्राफिक प्लेट सोलर या लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सोलर सेल सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। बल्ब पहले हीट होता है फिर जलता है, समझ आ गई? जल के हीट नहीं होता, पहले हीट होता है फिर जलता है, याद रखना ये चीज। कोई भी चीज है ना वो पहले गर्म होगी और उसके बाद किसमें चेंज करेगी? लाइट एनर्जी में। ठीक, ऐसे ही आपके पास एफिशिएंसी का, अच्छा पेंडुलम वाला तो आता है ना, एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल, सेंटर में काइनेटिक होगी। ओके, ऐसे ही बच्चे एफिशिएंसी ऑफ मशीन कैन नेवर बी 1 और व्हाट परसेंट? 100%, because your work output can never be more than work input, power output cannot be more than power input, energy output cannot be more than energy, बोलो energy input, क्योंकि इन सब में क्या होती है? एनर्जी डिसिपेट होती है in the form of heat, sound, light, और सबके पीछे कारण, मेनली कारण कौन है बेटा? आपका फ्रिक्शन, और दूसरा वेट ऑफ मशीन। बच्चे दो कारण कौन है? एक है फ्रिक्शन, दूसरा क्या है? वेट ऑफ मशीन, वेट ऑफ मशीन। ओके, एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है तो MA अपॉन VR भी हमेशा क्या होगा? 1 से कम, तो MA हमेशा आपका VR से क्या आएगा? कम। ये किसके केस के लिए है? प्रैक्टिकल के लिए या फिर एक्चुअल के लिए? किसके लिए बच्चे? एक्चुअल के लिए। लेकिन अगर आपकी मशीन क्या है बेटा? आइडल है, तो आपके पास MA और VR दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 आएगी। एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चे? 1 आएगी। ठीक है, क्लियर है? ये आइडियल केस है, वो क्या है? प्रैक्टिकल केस है। MA का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट, और अगर लिवर है तो MA और VR दोनों आप क्या ले सकते हो? सेम ही फॉर्मूला ले सकते हो। किसके लिए? लिवर के लिए क्या? DE/DL, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, MA/VR में कौन चेंज हो सकता है? MA, क्योंकि जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगी एंड ऑल,
वेट ऑफ मशीन बढ़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, एमए क्या होता रहेगा, कम। जितने लॉसेस ज्यादा उतना एमए कम, एमए कम तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मशीन को लुब्रिकेट कर दिया तो क्या कम लगेगा, एफर्ट। क्या ज्यादा होगा, एमए। और क्या ज्यादा होगी, एफिशिएंसी। क्या वेलोसिटी रेशियो पे फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द मशीन, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड लोड। तो वेलोसिटी रेशियो बच्चे चेंज नहीं होता है। समझ आ गई? ओके, फर्स्ट क्लास लेवर में कौन सेंटर में होता है बच्चे, आपका फलक्रम, लोड और एफर्ट सेंटर में है, तो एमए क्या होगा बच्चे आपका 1। अगर फलक्रम लोड की तरफ है तो डीएल क्या हो गया, छोटा, लोड क्या हो गया, बड़ा, डीई क्या हो गया, बड़ा, एफर्ट क्या हो गया, छोटा। एफर्ट कम लग रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। अगर एफर्ट क्या लग रहा है, कम। अगर एफर्ट लग रहा है ज्यादा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा बच्चे, लेस देन 1। ये है डायरेक्शन चेंज, ये है आपकी फोर्स मल्टीप्लाई, ये है आपकी स्पीड मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्लास लेवर तीनों केस हो सकता है। तो तुम फोर्स या स्पीड मल्टीप्लायर को ऐसे सोचा करो, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लायर, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो एफर्ट क्या लगेगा, कम। एफर्ट कम है तो फोर्स मल्टीप्लायर। ये मत सोचना कि एफर्ट तो यार कम ही लग रहा है, अरे बढ़िया बात है ना, एफर्ट आपको थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है, बाकी सब काम कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। ठीक है, ऐसे ही क्लास 2 लेवर में कौन होता है बच्चे बीच में, लोड, फलक्रम, एफर्ट। तो यहां हमेशा डीएल आपका डीई से क्या रहेगा, छोटा, तो एफर्ट हमेशा लोड से छोटा होगा, तो एमए की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा, हमेशा फोर्स मल्टीप्लाई। और अगर यहां मैं ई लगा दूं एल तो सब उल्टा हो जाता है, डीई इज लेस देन डीएल, तो एफर्ट इज मोर देन लोड। लोड इतना है ही नहीं फिर भी फालतू का एफर्ट लगा रहे हो, इसका मतलब ये क्या बन गई अब, स्पीड मल्टीप्लाई। क्या बन गई अब ये, स्पीड मल्टीप्लाई। प्लीज सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेना, एग्जांपल्स कर लेना, कई बार सौखा क्वेश्चन, क्योंकि 2020 से पहले 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता था, या तो लेवर का नाम दिया होता, या तो मशीन का नाम था, तुम्हें बताना था क्लास ऑफ लेवर, या क्लास ऑफ लेवर गिवन होता था, तुम्हें उसके क्या देने होते थे, एग्जाम्पल। ठीक है, इसी में तुम्हारे पास पुली आती है, ये कौन सी पुली है बेटा, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। इसका एमए 1, वीआर 1, जितना लोड उतना ही एफर्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है। ओके, ये कौन सी पुली है बेटा आपके पास, बोलो, ये कौन सी पुली है, सिंगल मूवेबल। लोड को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है, 2, तो लोड हो गया 2T, एफर्ट तो हमेशा ही T, एमए कितना आ गया बच्चे 2, वीआर कितना आ गया 2। इसको करना सीखो, ठीक है। अगर ये x खींचोगे तो यहां से कितनी उठेगी, x/2, x/2। ठीक है बच्चे, अगर इसके साथ और भी पुली लगी होती तो ऊपर कितनी उठ रही है, x/2, तो यहां से कितनी, x/4, x/4, तो लोड ऊपर कितना जाएगा, x/4। तो इससे कैलकुलेशन कर लेना अपनी। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्या फायदा है, एफर्ट किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की डायरेक्शन में। अगर एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक एंड टैकल में, तो जितनी नंबर ऑफ पुलीज है वो तुम्हारा हो गया वेलोसिटी रेशियो। अगर एफिशिएंसी गिवन है, मान लो वेलोसिटी रेशियो आ जाए 5, किसके बराबर होता है ये, नंबर ऑफ पुलीज। अगर एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे एमए एफिशिएंसी गिवन है, मान लो आपके पास 40%, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एफिशिएंसी इक्वल्स टू, बोलो, एमए अपॉन वीआर। ध्यान रखना, अगर एफिशिएंसी गिवन है तो बच्चे ये फॉर्मूला लगेगा। अगर एफिशिएंसी की बात ही नहीं कही है, कुछ भी नहीं है, फिर वीआर और एमए दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन सा केस बन जाएगा, आइडल केस। कौन सा केस बन जाएगा, आइडल केस बन जाएगा, आइडियल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक, ओके। एक और ये वाले जैसे अगर क्वेश्चन आ जाएं, ध्यान से सुन लो, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को। मान लो ये गिवन है आपको 8 और ये गिवन है आपको 5। ठीक है, ये गिवन है आपको कितना बच्चे, 5 गिवन है।
ध्यान से सुनना आप, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे और यहां फोर्स लगा रहे हो आप 30 न्यूटन, ठीक है, तुम्हें पता है इस ऑब्जेक्ट ने कहां चढ़ना है बच्चे, ऊपर की तरफ जाना है ना, अगर यहां है तो आपका एफ एस कॉस थीटा लग सकता है इसमें, ठीक है, कि आप इधर फोर्स लगा रहे हो। ये आपको ज्यादातर केसेस में ऑब्जेक्ट यहां मिलेगा ऐसे, और ऐसे फोर्स लगती मिलेगी आपको 30 न्यूटन। अब इसको भूल जाना है, अब सीधा 30 इंटू क्या लिखना है, 8 लिखना है, ठीक है, 30 इंटू क्या लिखना है, 8 लिखना है। ओके, ये तो हो गया वर्क डन, 30 इंटू 8 कितना मर्जी 240 आ गया। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है। ये ज्यादा होगा या राइट हैंड वाला, ये लेफ्ट साइड वाली ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वर्क लगेगा किसको ओवरकम करने में, फ्रिक्शन को। दोनों का डिफरेंस निकालो, मान लो डिफरेंस आ गया 100 जूल्स और तुम्हें निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कौन सा लें, 5 या 8, 8, क्योंकि बॉडी की फ्रिक्शन किस में ऑब्जर्व की गई है, 8 वाले में, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी किसमें, न्यूटन। क्यों लगाना है बच्चे, अगर फोर्स इधर लगा रहे होते ना और बॉडी इधर जा रही होती तो कॉज वाला लगाते, नहीं तो नहीं लगाते। ज्यादातर केसेस में ना ये गिवन नहीं होगा तुम्हें, तो अब आप यहाँ पे कौन सा लगाओगे, साइन 30 से ये परपेंडिकुलर निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। छोटे छोटे मैथ्स के कुछ ना वो ट्रिक वो लगा देना है। इसके बाद आता है तुम्हारा लाइट चैप्टर बच्चे, ठीक है। लाइट में पहले मैं तुम्हें करा रहा हूं कन्वेक्स और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग, सिंपल सा कंसेप्ट रखो, ठीक है। ध्यान से सुनना, इधर देखो कौन सी है, कन्वेक्स, कहां से पास करेगी बच्चे, फोकस से, रे फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, पॉइंट्स को एक्स वाई जेड कुछ लिखा होता है तो वो देख लेना भाई क्या है, फोकस एफ लिखा हुआ है या एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो इधर। ओके, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के तो सारी की सारी रेज कहां जाके मिलेंगी, फोकस पे। लेकिन अगर पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये सारी रेज कहां जाके मिलेंगी बच्चे, कहां जाके मिलेंगी बोलो, फोकल प्लेन पे। कहां जाके मिलेंगी, फोकल प्लेन पे। कहां जाके मिलेंगी, फोकल प्लेन पे। लेंस है कन्वेक्स, कौन सा, कन्वेक्स। क्या सही है या गलत है, ये सही है गलत है, कन्वेक्स है, सही है, क्योंकि रे को क्या जाना था, सीधा, किधर बेंड कर गई, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, पहली रे क्या बनाओगे, पैरेलल, कहां से पास कराओगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरी रे क्या बनाओगे, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या जाएगी, सीधी। ओके, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज बोलो, फोकस बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। ओके, आगे क्या आएगा, बियॉन्ड 2f, कहां बनेगी, f एंड 2f, किस किस के लिए, कैमरा, आइस, है ना। प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। उसके बाद है एट 2f, एट 2f, ठीक है, क्या बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। किसमें यूज होती थी, फोटोकॉपियर में और किसमें, जेरोक्स मशीन में। ये स्पेशली लिखवाया था, जिन जो आए थे उनको पता है, ठीक है, फोटोकॉपियर, जेरोक्स मशीन और टेलीस्कोप के वो लेंस में। ओके, उसके बाद f एंड 2f, कहां बनेगी इमेज, बियॉन्ड 2f, क्या बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो ये किसमें बनेगी बच्चे आपके पास, प्रोजेक्टर में, किसमें, प्रोजेक्टर में। अब अगर ऑब्जेक्ट रख दिया f पे तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, मतलब इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टी कई बार आप क्या लिखते हैं, रियल इन्वर्टेड लिखते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहां पे इमेज नहीं दिखाई देगी, किस पे, f पे, कहां पे इमेज नहीं दिखाई देगी आपकी, f पे। अगर ऑब्जेक्ट को f पे रखा है, ऑब्जेक्ट को f पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे। लास्ट है बिटवीन f एंड o, तो इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल
एनलार्ज, मैग्निफाइड, इरेक्ट, और कहां बनेगी? सेम साइड बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। इसका क्या है बच्चे? सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, रीडिंग ग्लास, इन्वेस्टिगेशन ग्लास, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। इमेज नहीं दिखाई देगी। ये स्पेक्ट्रोस्कोप में बच्चे पैरेलल करने के लिए वो लिखवाया हुआ है बुक की एग्जैक्ट वो लाइन, कॉलीमेटर। उसके बाद बच्चे आपके पास आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की सारी इमेजेस क्या रहेंगी? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। अच्छा, क्वेश्चन आता है वर्चुअल इमेज कौन से लेंस बनाते हैं? कन्वेक्स और कनकेव दोनों। कन्वेक्स बनाता है वर्चुअल एंड एनलार्ज, कनकेव बनाता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको किस में लेना है? मीटर्स में। तुम बार बार इसकी गलती करोगे बेटा, प्लीज गलती मत करना। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर का मतलब है लेंस कितनी क्या प्रोड्यूस करता है? डेविएशन। जितनी लेंस डेविएशन प्रोड्यूस करता है उतनी उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। पावर क्या होती है उसकी? ज्यादा। समझ आ गया बच्चे? ओके। आप दो पावर को ऐड कर सकते हो, लेकिन आप दो फोकल लेंथ को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर फोकल लेंथ गिवन है तो पहले अगर फोकल लेंथ गिवन है तो बच्चे आप क्या लोगे? पहले उनके क्या निकालोगे? पावर, और फिर पावर से क्या कर लोगे? आगे जो भी तुम्हें क्वेश्चन या डाउट होगा उसको क्लियर करोगे, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है? डायप्टर। ओके, अगर कोई आ जाए 1 डायप्टर का मतलब पूछा हो तो क्या लिखोगे? 1 डायप्टर क्या है? पावर है। जब फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? 1 मीटर। तो डेफिनेशन क्या होती है? 1 diopter is a power of a lens with the focal length 1 meter, ठीक है, with the focal length 1 meter। कन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, कनकेव का पावर नेगेटिव, क्योंकि कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हर केस में नेगेटिव। v बच्चे अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा क्या बनती है? इन्वर्टेड। मिरर लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? v by u equals to I upon o। अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है नेगेटिव तो इमेज क्या है? इन्वर्टेड। अगर आ रहा है पॉजिटिव तो इमेज क्या है? इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है लेस देन 1 तो इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है मोर देन 1 तो इमेज क्या बनेगी बच्चे? बड़ी बनेगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट से। साइन के साथ वैल्यूज यहां और यहां पुट करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। एक क्वेश्चन बच्चे 2 से 3 नंबर का इस पे जरूर आना ही आना है, और जितना मुझे लग रहा है पावर और वो फोकल लेंथ वाला मिक्स होके क्वेश्चन आना है इसमें। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। एक वो लास्ट पार्ट दोबारा करा रहा हूं। अगर बच्चे आपका नॉर्मल चीज चल रही है एयर ग्लास एयर तो ये कन्वर्जिंग है, अगर रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। ये कैसे एक्ट करेगा? ऑपोजिट एक्ट करेगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस एक कॉम्बिनेशन है किसका? प्रिज्म का, विद देयर बेसेस जॉइंट टुगेदर विद द ग्लास स्लैब। मतलब ऊपर एक प्रिज्म है, बीच में ग्लास स्लैब है और नीचे भी क्या है? एक प्रिज्म है। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस के लिए बच्चे कोई रे पैरेलल होगी तो वो पीछे फोकस से पास करेगी और इधर अपीयर टू मीट एट फोकस। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और अगर कोई रे, देखो इधर भी होता है ना, अगर कोई रे इस डायरेक्शन में आ रही है ना, तो ये रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि फोकस से पास करेगी तो वो रे क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। जहां वो रे मीट करती है उसको सेकंड फोकस कहते हो। जहां से रे पास करे और उसके बाद पैरेलल हो जाए उसको क्या कहते हो? फर्स्ट फोकस।
ऐसे ही कन्वेक्स में मीट कहां करती है, इस साइड, तो इस साइड वाली फोकस क्या होगी, सेकंड फोकस। जहां से पास करके पैरेलल होती है वो कौन सी फोकस होती है, फर्स्ट फोकस। कौन सी होती है, कौन सी होती है, फर्स्ट फोकस। बात समझ आई नहीं आई, नहीं आई ना। जहां पे मीट करेगी वो कौन सी फोकस होगी, सेकंड, और जहां से पास करके पैरेलल हो जाएगी वो कौन सी फोकस होगी, फर्स्ट फोकस होगी। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। कनकेव में हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे कनकेव में एक ही तरह का डायग्राम बनेगा, कनकेव में एक ही तरह का डायग्राम बनेगा, रियल क्या बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ओके, मान लो अगर आपके पास कोई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला है μ1, नीचे वाला है μ2, तो कितनी इमेजेस बनेगी इससे, 2 इमेजेस बनेगी। जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस उतनी इमेज, क्योंकि अलग अलग जगह पे डेविएशन होगी। मान लो आपके पास कोई लेंस है जिसको आपने आधे को कवर कर दिया, क्या नंबर ऑफ इमेज या इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, नंबर पे नहीं फर्क पड़ेगा, साइज पे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पहले इमेज क्या मिल रही थी, ब्राइट, अब थोड़ी सी इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब अगर आप एक लेंस को, ठीक है, एयर से किसमें डाल देते हो, वाटर में, एयर से किसमें डाल देते हो, वाटर में, पानी में डालते हो, उसका पावर क्या हो जाएगा, कम, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ आ गई। अगर आपको डिफरेंस देखना है, एयर से ग्लास का डिफरेंस ज्यादा था या वाटर से ग्लास का डिफरेंस ज्यादा है, बताओ। एयर से ग्लास का डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां डेविएशन क्या होगी, ज्यादा, पावर क्या होगी, ज्यादा, फोकल लेंथ क्या होगी, कम। यहां डेविएशन कम, पावर कम, फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी लेंस वाले में, पक्का क्वेश्चन आना है 5 नंबर पूरे चैप्टर से, ठीक है, ओके। उसके बाद आती है बच्चे आपके पास, पहले आप करते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन। पहले तो कलर्स क्लियर हो जाओ, ठीक है, ब्लू कलर, सॉरी वायलेट कलर, और कौन सा कलर, रेड कलर। वायलेट के साथ कौन अटैच हो जाएगा, ब्लू, रेड के साथ हो जाएगा आपका येलो या ऑरेंज, जो भी कलर है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं वायलेट कलर की। वायलेट कलर की बच्चे वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डेविएशन ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, शिफ्ट ज्यादा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल कम, स्पीड मीडियम में कम। हवा में तो स्पीड क्या रहेगी, सबकी बराबर, वैक्यूम में सबकी स्पीड क्या रहेगी, बराबर, 1:1। अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड इन मीडियम ज्यादा, क्रिटिकल एंगल ज्यादा, बाकी ये सारी चीजें रेड की क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी वायलेट या ब्लू की ज्यादा होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, स्कैटरिंग। कौन सी, स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा पावर 4 के, लैम्डा पावर 4 के। एक तरह से ब्लू कलर रेड लाइट से 16 गुना ज्यादा स्कैटर करता है। कितने गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा। स्काई अपीयर्स रेड, सन अपीयर्स रेड, स्काई अपीयर्स ब्लू, मतलब रेड टुवर्ड सन, स्काई अपीयर्स ब्लू। जो भी कलर आपके क्वेश्चन, कलरिंग के क्वेश्चन है, वो सब क्या है, स्कैटरिंग। किसकी ज्यादा हुई है, ब्लू लाइट की। किसकी कम हुई है, रेड की। आपकी आंखों तक कौन आ गया, रेड, कौन दूर चला गया, ब्लू। ब्लू इधर उधर जाके फिर आपकी आंखों पे आएगा। Is it clear बेटा, is it clear? Okay, water appears blue, why? स्काई की वजह से है ना, वो ब्लू कलर क्या हो गया, स्कैटर हो गया, तो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है, तो इसलिए वो क्या कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू। ओके, इसके बाद आपके पास आता है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। मत करो यार, मत छेड़ो उसको। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, हितेश, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है बड़े पार्टिकल्स है तो ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड। और अगर दोपहर के टाइम स्कैटरिंग, दोपहर के टाइम व्हाइट कलर है तो देयर इज नो स्कैटरिंग। क्लाउड्स व्हाइट है बिकॉज ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड। दोपहर के टाइम स्काई व्हाइट है बिकॉज नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। समझ आ गई, ओके। अब क्वेश्चन आता है सन अबाउ द हॉरिजन, सन अपीयर्स लार्ज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, पैर छोटे दिखाई देते हैं, ये वो, ठीक है, मछली ऊपर दिखाई देती है, मछली को बाहर वाला इंसान लंबा दिखाई देता है। सबका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है सबका रीजन,
अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम में देखोगे तो चीजें बड़ी दिखाई देंगी, रेयरर से डेंसर में देखोगे तो चीजें छोटी दिखाई देगी। डेंसर के सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, छोटे, रेयरर के सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, बड़े। स्पीड डेंसर में क्या हो जाती है, कम। वेवलेंथ डेंसर में क्या हो जाती है, कम। क्या चीज रेयरर और डेंसर में चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी। क्या चीज रेयरर और डेंसर में चेंज नहीं होती बच्चे, क्या चेंज नहीं होती जब तेज, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, ओके। उसके बाद फिश वाला क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये फिश है, अगर इंसान बाहर खड़ा है बच्चे तो ये है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर आप इस फिश को इधर से देख रहे हो तो दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल वर्ड को देखो, क्रिटिकल है मौत, किसकी, रिफ्रैक्शन की। क्रिटिकल क्या है, मौत, किसकी, रिफ्रैक्शन की। समझ आ गया बच्चे, ओके। मान लो अगर किसी का क्रिटिकल एंगल कम है, मतलब रिफ्रैक्शन की मौत क्या हो गई बच्चे, रिफ्रैक्शन की मौत क्या हो गई बेटा, हाँ जी, क्या आ गई, जल्दी आ गई। तो रिफ्रैक्शन क्या हुई है, बहुत जल्दी जल्दी हो गई, और जल्दी से रिफ्रैक्शन की क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ आ गई, क्लियर है। मतलब अगर डायमंड का क्रिटिकल एंगल देखो तो कितना होता है, 24, मतलब 24 डिग्री तक सारी रिफ्रैक्शन हो गई। तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसमें हुई, डायमंड में। मैक्सिमम किसमें हुई, डायमंड में। मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप एग्जांपल लो वाटर का, तो वाटर का बच्चे क्रिटिकल एंगल होता है 48 अप्रोक्सीमेटली। तो वाटर में रिफ्रैक्शन डायमंड से क्या होगी, धीरे होगी, है ना। 48 तक रिफ्रैक्शन होती रहेगी। ग्लास का क्रिटिकल होता है 42, मतलब ग्लास में 42 तक रिफ्रैक्शन होती रहेगी, 42 तक क्या होगी, रिफ्रैक्शन होती रहेगी। समझ आ गई बेटा, इज इट क्लियर। ठीक है, तो जिसकी रिफ्रैक्शन ज्यादा, जिसकी डेविएशन ज्यादा, जिसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, उसका क्रिटिकल एंगल तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, कम। क्या मिलेगा, ठीक है। एक फिनोमिनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच मीडियम, इन विच मीडियम, टेंसर। जब एंगल ऑफ, ये बेटा रिफ्लेक्शन नहीं है, ये है रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच मीडियम बेटा, रेयरर मीडियम इज हाउ मच डिग्रीज, 90 डिग्रीज। हाउ मच डिग्रीज, 90 डिग्रीज। क्लियर है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या होगी बेटा, रिफ्रैक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि लाइट हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करानी है अपन ने, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये केस है, बट डेंसर टू रेयर ही जानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन C है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I विल बी इक्वल टू R, I विल बी इक्वल टू R। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से टेस्ट ट्यूब पानी में चमकेगी, ग्लास में क्रैक चमकेगा, मिराज इफेक्ट होगा, क्योंकि ग्राउंड गर्म होकर नीचे की लेयर क्या हो जाएगी, रेयरर। तो लाइट सीधी ट्री से कहां जाएगी, आंखों में चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सारी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, पूरी इंटेंसिटी मिलती है। लेकिन नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर बच्चे प्रिज्म वाले जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखना है। अब प्रिज्म वाले क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकता है उसमें क्वेश्चन। ठीक है, कल एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन डाला कि एक प्रिज्म था, ऐसे लाइट थी, ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे हो गया। वो कहता है ये कौन सा प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म है ये, 90 45 45। इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसे, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये एंगल कितना है, 90 45 45। कोई भी आ जाए बेटा, अपन ने तो क्या करना है पहले, अब लाइट 90 पे नहीं लग रही थी तो पहले किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल 42 से क्या हुआ, ज्यादा, तो क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां से लाइट वापस क्या चली गई, सीधी चली गई।
ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर एक और लाइट इधर आ रही है, ये ऐसे नहीं, कहां जाएगी ये, सही बनाया है, सॉरी बेटा सेम लाइन नहीं आएगी ना, नीचे जाएगी, सॉरी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो अगर यहां पे लेटर था ए, अब ये लेटर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इन्वर्टिंग प्रिज्म भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये कौन सा टोटल इरेक्टिंग या टोटल क्या बन गया बच्चे, ये टोटल इरेक्टिंग या टोटल इन्वर्टिंग प्रिज्म बन गया ये। और अगर इसी प्रिज्म को आप ऐसे यूज करते हो तो इसको क्या बोलते हो आप, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या बोलते हो इसे आप, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इज इट क्लियर दक्ष जी, क्लियर है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बता दिया था, एब्सोल्यूट वाला और वो है ना, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है बच्चे, इसको क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट। इसकी वैल्यू कभी भी हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, वैल्यू क्या रहेगी इसकी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि सी की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, ज्यादा। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत से फॉर्मूले हैं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप हमेशा क्या देगी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई और आर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, साइन आई अपॉन साइन आर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ग्लास स्लैब के लिए अच्छा, एक क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, लेमडा अपॉन लेमडा 1 अपॉन साइन सी, लेमडा ऊपर वैक्यूम की और नीचे मीडियम की, ओके। किसी कोई रे ऐसे ट्रैवल कर रही है, मान लो ये V1 गिवन है, ये V2 गिवन है, तुम्हें कुछ नहीं गिवन, तुम्हें सिर्फ म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पता है किसका पूछा है, म्यू, इसी का ही पूछा है आपसे म्यू। तो क्या होगा बोलो, V1 अपॉन V2। एक्चुअल में ये भी कर सकते हो, जहां से लाइट जा रही है और जहां जा रही है V1 अपॉन V2, ठीक है। अगर इसका पूछा होता तो लाइट ऐसे जा रही होती, तो V2 अपॉन V1। वेलोसिटी, वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। जैसे साउंड में किया था, पिच फ्रीक्वेंसी बताती है पिच, एम्पलीट्यूड बताती है लाउडनेस, इंटेंसिटी भी बताती है लाउडनेस, वेवफॉर्म बताती है क्वालिटी, ऐसे ही वेवलेंथ बताती है कलर। क्या बताती है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या बताती है, कलर ऑफ लाइट। क्या बताती है वेवलेंथ बच्चे, कलर ऑफ लाइट। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्रिंसिपल ऑफ कौन सा लगता है, रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, अगर एक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रही है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, और रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ओके। एक चीज ध्यान रखना, अपने पास ये क्वेश्चन आया था, सुनो इधर, ये डेंसर, सॉरी ये बोलो रेयरर, डेंसर, रेयरर, इसमें पहला इंसिडेंस होगा, दूसरा क्या होगा, आर, इसमें भी कुछ इंसिडेंस होगा और इधर क्या होगा, आर। अगर ठीक है, ये इंसिडेंस आर से बड़ा होगा छोटा, रेयरर मीडियम में तो क्या होगा, बड़ा। ये इंसिडेंस किस मीडियम में है, डेंसर में, तो क्या होगा बच्चे, छोटा। डेंसर के एंगल्स क्या रहते हैं, कम, रेयरर के क्या रहते हैं, ज्यादा, ओके। चाहे आपसे आई माइनस आर पूछा हो, चाहे आर माइनस आई पूछा हो, दोनों का मतलब आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पूछा बच्चे आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आई बड़ा है तो मतलब रेयरर टू क्या जा रही है, डेंसर, और अगर आर बड़ा है तो कहां से कहां जा रही है बच्चे, रे, डेंसर, ठीक है। तो ये रे कहां से कहां जा रही है बच्चे आपके पास, डेंसर टू रेयर, ठीक है, कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, ठीक है। आई बड़ा है तो कौन से मीडियम से स्टार्ट किया, रेयरर, आई छोटा है तो कौन से स्टार्ट किया, डेंसर से, कौन से डेंसर से, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ जी। पिच है सब्जेक्टिव, लाउडनेस है सब्जेक्टिव, क्वालिटी है सब्जेक्टिव, कलर है सब्जेक्टिव। पिच की ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस की ऑब्जेक्टिव है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ज्यादातर इंटेंसिटी लिखते हैं। और वेव फॉर्म की बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है तुम्हारा, सॉरी, क्वालिटी की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है वेव फॉर्म, कलर की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है वेव लेंथ। हाँ जी बता रहा हूं, ठीक है बच्चे, साउंड में आएंगे ना अभी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट और सारा हो गया। तो यार कोई एक आधी चीज इधर उधर हो गई होगी,
बट मेन ये चीजें हो गई, इनसे आपके क्वेश्चंस लगभग बन के आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। अगला चैप्टर है साउंड, सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर मैं मानता हूं वो है साउंड, ठीक है। एक साउंड में, साउंड क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, सेंसेशन ऑफ क्या कॉज करता है, हियरिंग। इज साउंड अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन, यस, है ना। साउंड जो अपना नॉर्मली हवा में साउंड चल रहा है वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें मूवमेंट ऑफ वेव और पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। पार्टिकल जाते हैं ऊपर और नीचे और वेव आगे मूव करती है, इसलिए इसको कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, क्योंकि इसकी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको क्या चाहिए, मीडियम, क्या चाहिए इसको, मीडियम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मीडियम चाहिए, इसलिए ये कौन सी वेव है, मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए। साउंड की स्पीड हवा में 330 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब साउंड वाले चैप्टर में बच्चे आपके पास इको का क्वेश्चन आता है। सिंपल सी बात है, जहां इको है वहां क्या फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का, v × t/2, या फिर 2d = v × t, या फिर v निकालनी है तो 2d/t, जैसे मर्जी करना है कर सकते हो तुम। बट यहां खुद अपना कॉमन सेंस यूज करना है बच्चे कि इको है या वैसे ही है। जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, कोई सिग्नल भेजा जल्दी आ गया, इसका मतलब वो चीज अपने से क्या है, पास है ना। अगर सिग्नल भेजा और लेट आया तो इसका मतलब वो अपने से क्या है बच्चे, दूर है ना, है ना। एक कॉम्पिटेंसी वाले में भी आपको ये दे रखा है, ट्रांसमिट किया R1 और दूसरे में ट्रांसमिट किया और R2, डिफरेंस किसमें ज्यादा है, सेकंड में। इसका मतलब पहले वाली अपने से क्या है, पास है, और दूसरी वाली क्या है, उससे दूर, ठीक है, क्लियर है। वेव्स कौन सी यूज करते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्योंकि क्या नहीं करती है, डेविएट स्कैटर नहीं करती है, बीम बन जाती है इनकी, हाईली एनर्जेटिक होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इनकी, हाई रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हाई रहती है। समझ आ गया बेटा, ओके। और इसमें इको का न्यूमेरिकल आपका जो वो क्लिफ वाले क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आती है आपके पास टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, कितनी है, 3। नेचुरल कहां पे होगी, वैक्यूम में जहां फ्रिक्शन ना हो। दूसरी है डैम्प्ड, नॉर्मली जहां भी होगी वहां। नेचुरल का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, मैक्सिमम, या फिर हमेशा क्या रहेगा, सेम। डैम्प्ड का एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा बच्चे, डिक्रीज। और जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से फोर्स लगा के उसको चेंज करोगे। अगर आपकी जो आपने फोर्स लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो वो क्या बन जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। और रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। टीवी ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग, वॉकी टॉकी, रिमोट कंट्रोल, सोल्जर्स वॉकिंग ऑन अ ब्रिज, पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, इन सब का एक ही आंसर है आपके पास, रेजोनेंस। क्या आंसर है, क्या आंसर है, रेजोनेंस। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, ओके। फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी ले रहे हो वो उसकी लेंथ के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रिंग है उसके इनवर्सली, पेंडुलम है उसके इनवर्सली, है ना। और आपके पास क्या है, और क्या है, हाँ जी, टेंशन के डायरेक्टली, लेंथ की बात कर रहे हैं आप। एयर कॉलम के क्या होगी, इनवर्सली। रेडियस के क्या होगी, स्क्वायर के इनवर्सली। एरिया के इनवर्सली होती है तो रेडियस का क्या करना पड़ेगा, πr², ठीक है। एयर कॉलम जितना छोटा उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतना साउंड क्या सुनाई देगा, ज्यादा, श्रिल। अच्छा, कितनी देर बाद दोबारा रिपीट करता है एयर कॉलम वाले केस में, 3 टाइम्स। एयर कॉलम 2 है तो 6 पे, फिर किस पे, 18 पे, फिर किस पे, 54 पे, ऐसे करके 3 टाइम्स बाद आपको दोबारा क्या सुनाई देगा, रेजोनेंस सुनाई देगा। ध्यान रखना कि ग्लास कितना खाली और कितना भरा हुआ है, समझ आ गई। कई बार खाली 2 सेंटीमीटर होता है, भरा 6 होता है, हम भरे हुए पार्ट को ले लेते हैं, नहीं, हमें क्या देखना है, खाली पार्ट, ठीक है, वो है उसका एयर कॉलम। हम सोचते हैं कि ग्लास ज्यादा भरा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, नहीं, एयर कॉलम कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, ज्यादा। गिटार के साउंड बॉक्स क्यों लगाया, ड्रम के वो बॉक्स क्यों लगाया, बड़ा ड्रम क्यों यूज किया,
वो फोन के साथ में ग्लास क्यों लगा दी, मैं बोलते हुए ये क्यों कर रहा हूं, इन सब का रीजन है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो मीडियम को वाइब्रेशन क्या मिलेगी, ज्यादा, लाउडनेस क्या रहेगी, ज्यादा। नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर लो, वो किसका रेशियो देती है, फ्रीक्वेंसी का। किसका रेशियो देती है, फ्रीक्वेंसी का। उसका एक और सौखा तरीका बताऊं बच्चे, चलो वो एल वाला तुम्हें नहीं याद आ रहा, मान लो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2:4, सिंपल, ठीक है। और उसका रेशियो क्या होगा लाउडनेस का, अगर ये एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका x, इसका दे रखा है 2x, इसका दे रखा है 3x, x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 1:4:9, यही बोल रहे थे। एम्पलीट्यूड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर क्या निकाल रहे हो, लाउडनेस, क्या निकाल रहे हो, तो एम्पलीट्यूड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी निकालनी है वेवलेंथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, v इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू दीपेंद्र जी लेमडा इंटू एफ, तो लेमडा और एफ एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, बोलो क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो गए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी का लेमडा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। किसी की वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। वेवलेंथ का रेशियो आ जाए, सीधा सा तरीका है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 बोलो, 1/2 बोलो, 1/4, एलसीएम क्या आएगा 12, 4:6:3। वो एल वाला नहीं आता तो छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। लेमडा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो वेवलेंथ क्या होगी 1/3, अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो वेवलेंथ 1/2, फ्रीक्वेंसी 4 है तो वेवलेंथ 1/4। सबकी रेशियो निकाल के आंसर लेते हो, ठीक है। किस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, ये साउंड। किसकी बात कर रहे हैं आप, साउंड, ठीक है। रेजोनेंस वाला क्वेश्चन आना है, पेंडुलम वाला क्वेश्चन आना है। अच्छा एक और, लेंथ ऑफ पेंडुलम किसके बराबर होती है, बोलो, x होती है या y होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम y होती है, ठीक है। तो अगर पेंडुलम खाली है या पूरा भरा हुआ है तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेंडुलम आपने सिर्फ आधा भर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां शिफ्ट हो गया, नीचे, तो लेंथ क्या हो गई ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम, ठीक है। ऐसे ही इस पेंडुलम को पूरा यहां तक भरा तो भी बच्चे ऊपर से खाली है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, नीचे। अच्छा बाय चांस इन केस अगर आप पेंडुलम को यहां से ऐसे कर देते हो, नीचे हॉलो है, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां था, अब कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ। तो लेंथ क्या हो गई इसकी, लेंथ क्या हो गई कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इसकी ज्यादा हो गई, ठीक है बच्चे, क्लियर है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है, हाँ जी नहीं है तो कौन सा चैप्टर हो गया अपना, ये साउंड चैप्टर अपना यहाँ पे, हाँ वो बता दो। देखो बच्चे, अच्छा वो लास्ट पार्ट रहता है, देखो लाउडनेस प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और लाउडनेस प्रोपोर्शनल होता है बच्चे इंटेंसिटी के, है ना। वैसे अगर रिलेशन लिखना आए तो ये आता है K log I, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का भी क्या हो गया बच्चे, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। लाउडनेस स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस के, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे के क्या हो गए, एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द साउंड एनर्जी joules passing through a particular area in 1 second, तो यूनिट बनता है जूल पर सेकेंड मीटर। जूल पर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉट, तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट मीटर या जूल पर सेकेंड मीटर, ठीक है। व्हाट इज इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड, क्लियर है बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ते, ठीक है। कितना टाइम रह गया, 20 मिनट, क्या
ओके, लिसन लिसन एवरीवन। अच्छा, इसके बाद बच्चे एक है ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेंथ चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं अकेला फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा, जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशंस होती हैं। मान लो जैसे आपको μ1 गिवन है, मान लो 5, और v1 गिवन है आपको 3, आपको गिवन है μ2 कितना 6, तो आपको बताना है कि v2 कितना होगा। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहले म्यू और v के बीच में कोई रिलेशन है तो बताओ, डायरेक्ट इनवर्स। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो म्यू क्या हो जाएगा, कम, तो क्या रिलेशन है इसमें, इनवर्स। इनवर्स है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इधर कांस्टेंट मान लूं तो म्यू इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सही है या गलत है बच्चे। इक्वल्स टू लगा के यहां क्या लगा दे, कांस्टेंट, ये ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऐसे केसेस में ये बनता है μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप रिलेशन से ऐसे बना सकते हो। इज इट क्लियर, हाँ जी, इज इट क्लियर। जैसे आपके पास होता है ना रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L, यही होता है। तो R अपॉन L क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो, R1 बाय L1 इक्वल्स टू R2 बाय L2। दोबारा बता रहा हूं, मान लो फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कोई न्यूमेरिकल में यूज करना तो मैं यूज कर सकता हूं FL1 इक्वल्स टू F2 L2, क्योंकि FL हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बॉयल्स चार्ल्स लॉ किया था ना, PV इज कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। समझ आ गई। देखो कहीं क्वेश्चन फंस जाए नहीं हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, क्या पता ऐसा कोई रिलेशन यूज हो जाए, लेकिन ये वही यूज होगा जहां डायरेक्ट है। ये कहीं स्क्वायर हो, अंडर रूट हो, वहां पंगे मत लेना, फिर वहां अगर याद रहे तो फिर वो वैसे ही होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी और टेंशन एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट होता है ना, तो वो फिर f अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा, f1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। क्लियर है बेटा, हाँ जी क्लियर है। तो पानी भर रहा है बाल्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी चेंज हो रही है, पिच या फिर श्रिलनेस, किसकी वजह से, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा, ठीक है। मैच करना आ जाए भाई, एक छोटा पेंडुलम दे रखा है, एक छोटा ट्यूनिंग फॉर्क, वो दोनों सेम होंगे, बड़े और बड़े सेम होंगे। एयर कॉलम देखना है, पानी नहीं देखना ट्यूब में, समझ आ गई। पानी की लेंथ नहीं देखनी, किसकी लेंथ देखनी है, एयर कॉलम की। इज इट क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी दे दी, कौन सी बिल्डिंग टूटेगी, छोटी, क्योंकि बड़ी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, इसलिए वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे 5G रीच नहीं करेगी, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास यूनिट आता है बच्चे, जैसे रेडियो एक्टिविटी पहले करते हैं आप, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में पहले सिंपल अल्फा बीटा गामा। रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, अपने आप हो रही है या कुछ चाहिए, अपने आप हो रही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अल्फा में कितने प्रोटॉन निकलते हैं, 2, कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2। बीटा में कितने प्रोटॉन निकलते हैं, 1, कितने नहीं, 1 प्रोटॉन ऐड होता है, कितने न्यूट्रॉन खत्म होते हैं, 1, और साथ में क्या निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी इक्वेशन आ जाए, कुछ भी इक्वेशन आ जाए, मैं कुछ भी XYZ लिख रहा हूं, मतलब यहाँ ये 234 है या 92 है ना, इससे बन गया आपके पास, मान लो Y डैश लगा दिया, और यहाँ आ गया हीलियम 4 और 2, तो क्या आएगी, ये क्या आएगा बोलो, इधर और इधर को ऐड करके सेम आना चाहिए। यहाँ आएगा 230, तो 230 और 4 क्या हो गया, 234, ये 2 है, ये 92 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 90 प्लस 2 क्या आ गया, 92। समझ आ गई बच्चे, ओके। इसके बाद क्या हो गया, आगे आ गया तुम्हारे पास Z बन गया, और ये अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या होता है, -1, ऊपर क्या आएगा बोलो, ऊपर क्या आएगा बोलो, 230 प्लस 4, 230 प्लस 4, 234, और नीचे क्या आएगा, 90 प्लस 2, 92 -1,
92 लाना है तो यहाँ क्या लिखूं 93, क्या लिखूं 93। दोनों तरफ के एडिशन अगर इक्वेशन आ जाए तो क्या आने चाहिए सेम। लेकिन तुम्हें पता है अगर ऐसा आ जाए तो अब क्या करोगे बच्चे बोलो, ऊपर क्या आएगा 230 और नीचे 90 है तो यहाँ क्या आएगा 91, क्योंकि ये कौन सा पार्टिकल रिलीज हुआ है साथ में, बीटा। कौन सा रिलीज हुआ है, बीटा। बहुत बार तुम्हें डॉटर और पेरेंट गिवन होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि कितने अल्फा और कितने बीटा, तो थोड़ा नंबर गेम खेलना पड़ेगा उसमें, समझ आ गई ना। फिर दोनों का डिफरेंस देख लो। सबसे पहले किसका डिफरेंस देखो, न्यूट्रॉन का और किसका, प्रोटॉन का, उनका ही डिफरेंस देखो, बाकी इलेक्ट्रॉन वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। ऊपर क्या लिखा जाता है किसी के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। इनको एक और नाम दिया जाता है मास नंबर, एक और नाम दिया जाता है इनको न्यूक्लियॉन्स। कल एक लड़की का मैसेज आया कि सर न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, टेंथ में हो बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे, न्यूक्लियॉन्स। कि न्यूक्लियस में जो है उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, कई बार आता हुआ क्वेश्चन वहां कुछ और लिखा होता है और तुम कुछ और निकाल देते हो। ठीक है, चलो रेडियो एक्टिविटी में कौन सी 3 रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा नो डेविएशन, अल्फा बीटा, अल्फा टुवर्ड्स नेगेटिव, बीटा टुवर्ड्स पॉजिटिव। बीटा पहले मुड़ेगी, मास कम है, गामा बाद, ये अल्फा बाद में मुड़ेगी, मास ज्यादा है। आयनाइजेशन पावर अल्फा, मास ज्यादा अल्फा, चार्ज ज्यादा अल्फा, मास नेग्लिजिबल गामा, पेनिट्रेटिंग पावर गामा, डैमेज गामा। ठीक है जी। कार्बन डेटिंग के लिए कौन सी रेज होती है, बीटा। ठीक है, C14 कार्बन 14, और कौन सी रे होती है, बीटा रे होती है। ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद क्या रेडियो एक्टिविटी को कोई डिस्टर्बेंस बाहर से चाहिए, नहीं। किसको चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, फिजन को बाहर से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और फ्यूजन में 2 छोटे न्यूक्लियाइज को पास लेके आते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूट्रॉन को रोकने के लिए क्या चाहिए आपको, कैडमियम रॉड्स। हाँ जी, हाई टेम्परेचर होगा फ्यूजन में। अगर आपको फ्यूजन करानी है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियस को क्या कर रहे हो आप, कंबाइन कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बैकग्राउंड रेडिएशंस आर दोज रेडियो एक्टिव रेडिएशन टू व्हिच वी आर एक्सपोज्ड डेली ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। जैसे अपनी बॉडी के अंदर आयोडीन है, पोटेशियम 40 है, ये कुछ आइसोटोप्स है जो अपनी बॉडी में है, जो कॉन्स्टेंटली हमें रेडियो एक्टिव रेज दे रहे हैं, बट इट इज नॉट क्रॉसिंग द सेफ्टी लिमिट। सेफ डिस्पोजल के लिए कहाँ डालना है इनको, अनयूज्ड माइंस के अंदर, किसके अंदर, लेड कंटेनर्स में डाल के, और अनयूज्ड माइन के अंदर क्या कर दो, बरी कर दो। सेफ्टी डिवाइस में क्या होना चाहिए, लेड एप्रन्स, लेड ग्लव्स, गॉगल्स, कंक्रीट वॉल्स, और टोंग्स क्या होने चाहिए, लेड कोटेड टोंग्स होने चाहिए, जिससे आप इनको उठाओगे। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, स्किन कैंसर, और ये तो लिखना ही है। यूजेस में रेडियो एक्टिविटी के बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज हो सकता है ये, प्लस किस में बच्चे, अरे ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, एक साफ सफाई के लिए, ये गामा रेडिएशन, स्टरलाइजिंग पर्पसेस के लिए गामा रेडिएशन यूज होते हैं। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब में रेडियो एक्टिविटी यूज होती है, नहीं। क्या यूज होती है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, यूजफुल पर्पस क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ रिन्यूएबल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल, न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल। रिन्यूएबल का मतलब है जो बार बार यूज किया जा सके, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वाटर है, सन है, ये रिन्यूएबल है ना, चीज खत्म नहीं होगी कभी, वो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल हो गए बच्चे, जैसे कोयला जला दिया, पानी को जला दिया। देखो, जो नदी का पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो रिन्यूएबल है, लेकिन अगर आप लकड़ी जला रहे हो, कहीं पे जंगल काट रहे हो, कोयले जला रहे हो, पेट्रोल डीजल है, वो क्या है आपका, नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोल डीजल वाले क्या हो गए, नॉन कन्वेंशनल हो गए, और विंड और ये सब, सॉरी वो कन्वेंशनल हो गए, और विंड एंड ऑल ये सब क्या हो गए, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। एक वो 1 AMU वाला वो मैंने बता दिया आपको, यूजेस आ सकते हैं अल्फा बीटा गामा, मतलब वो डिफरेंस आ सकते हैं अल्फा बीटा गामा के। एक वो वाला क्वेश्चन जो अपने सैंपल पेपर में है, इससे है ना, ये जो फिंगर है किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की। पार्टिकल कौन सा, अल्फा, पार्टिकल कौन सा, अल्फा। तो 2 चीजें सही कर लो, क्या, एक डिफ्लेक्शन और एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई, डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सही कर लो तो ये डायरेक्शन,
अगर इधर आ रही है और पार्टिकल अंदर जा रहा है तो कौन सा पार्टिकल है, बीटा, और बाहर आ रहा है तो कौन सा पार्टिकल है, अल्फा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई? ठीक है, तो दो ही चैप्टर आपके थे रहते थे, वो रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड, वो आप कल कर चुके हैं बच्चे उन चैप्टर्स को ना।